तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस 13 जनवरी। जैसा कि आपको पता है दोनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और दोनों शिफ्टों का एक ही बार एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी दिया करें आप, और कमेंट करें तो अच्छा लगेगा। और दोस्तों, हमारा यही प्रयास है कि जितने क्वेश्चन हमको मिल पा रहे हैं उतना हम आपके पास पहुंचाएं और एक बार में दोनों एनालिसिस करा के आपको और हम एग्ज़ाम के करीब लाएं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपका आने वाले समय में जब भी आपका जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, आपको वहाँ हमारे इस एनालिसिस से काफ़ी प्रश्न मिलें, हम यही आशा करते हैं। और जो भी आप पढ़ें, जितना भी पढ़ें, उसको लिख लिख के पढ़ें, ताकि जितना भी पढ़ें आपसे वो आपके माइंड में बढ़िया से तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एनालिसिस 13 जनवरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि आप पहला ही क्वेश्चन देख रहे होंगे, आरबीआई की स्थापना। इसमें दोस्तों दोनों शिफ्टों का जो प्रश्न है सब मिक्स है इसी में। तो आप ध्यान दीजिएगा, आज स्थापना तीन तीन क्वेश्चन आए थे स्थापना से रिलेटेड, तो हम आपको बताते जा रहे हैं, आप इसको देखते जाइएगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे आरबीआई की स्थापना। तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935। कब? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, तो आरबीआई से क्वेश्चन देखने को आपको मिला है तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। फिर है नीति आयोग की स्थापना। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2015 से इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। कब? 1 जनवरी 2015। ठीक है दोस्तों, एक बात और बता देते हैं इसमें, इसको थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। क्या? यह भारत सरकार का थिंक टैंक है। ठीक है दोस्तों, 2015 से इसको थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। और इसकी स्थापना जो की गई थी नीति आयोग की, विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे आप ध्यान दीजिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना जो 1 जनवरी 1 जनवरी 1923 को। ठीक है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी। ठीक है, उसके बाद है आईसीसी। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न हर एक शिफ्ट में मिलते आ रहे हैं, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार पूरी तरह से रिवाइज करके ही जाएं। ठीक है दोस्तों, फिर है आईसीसी ने किस महिला को रेफरी बनाया, मतलब वो भारतीय महिला कौन थी जो आईसीसी की रेफरी बनी है। ठीक है, आईसीसी ने किस महिला को रेफरी बनाया? तो जीएस लक्ष्मी। कौन? जी एस लक्ष्मी को आईसीसी ने रेफरी बनाया है। ठीक है, जीएस लक्ष्मी भारतीय महिला हैं जो क्या बनी है? रेफरी बनी है। ठीक है, उसके बाद है भूपेन हजारिका कहाँ के थे? ठीक है दोस्तों, तो भूपेन हजारिका, जिनको मरणोपरांत 2019 में भारत रत्न से विभूषित किया गया, ये असम के थे। कहाँ के? असम। असम राज्य के थे। ठीक है, असम के ये भूपेन हजारिका थे। 2019 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित किया गया। ठीक है दोस्तों, फिर है भारत का नेपोलियन। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन आप सबको पता होगा कि भारत का नेपोलियन किसको माना जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप सब लोग अवगत होंगे पहले से ही। हम आपको बता देते हैं कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री
तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित यह स्मारक है। किनके किन किनके लिए बनाया गया ये, मतलब जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है दोस्तों, फिर अब ध्यान दीजिएगा, इससे आप रिलेटेड प्रश्न देख लीजिएगा एक बार। स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल कौन बने? तो जो जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, भारत देश 1947 में, तो उसके बाद जो पहले गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो ये बने थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्रता के बाद अगर गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो आप लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा आप, 9 नंबर का प्रश्न है कि सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सोलर सेल प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। वोल्टीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, सोलर सेल प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा जल्दी जल्दी अब देखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम, केरल में। कहाँ? केरल में तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, क्या? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। फिर है 2018 फीफा वर्ल्ड कप के विजेता। तो 2018 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसके विजेता फ्रांस, और उप विजेता कौन थी? तो उप विजेता क्रोएशिया। कौन? क्रोएशिया। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको एक बार देख के जाइएगा। वैसे इसमें पूछा था कि 2018 फीफा वर्ल्ड कप के विजेता टीम कौन सी, ठीक है, कौन सा देश विजय हुआ था। उसके बाद है स्वराज पार्टी की स्थापना। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया दोस्तों, ऊपर हम बता चुके हैं आपको। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। ठीक है दोस्तों, फिर है इनमें से कौन संसद का मेंबर नहीं होता है? ठीक है दोस्तों, कुछ ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो उसमें बताना था आपको कि कौन संसद का मेंबर नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, उसको आप देख लीजिएगा एक बार, संसद से रिलेटेड प्रश्न और इससे मेंबर से रिलेटेड प्रश्न आप एक बार देख लीजिएगा। फिर एक नदी से प्रश्न आया था, जो कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन सा था, लेकिन नदी से प्रश्न आया था, तो इसको आप एक बार देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों कि भारत विश्व कप के फाइनल में कितनी बार पहुंचा है? ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम बताते हैं कि 4 बार सेमीफाइनल तक गई है जो भारतीय टीम है। एक बार फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, कितनी बार? 4 बार सेमीफाइनल तक गई है। 4 बार सेमीफाइनल तक। ठीक है, और एक बार सेमीफाइनल में हार का सामना किया है। ठीक है, करना पड़ा है। और उसके बाद भारत टोटल 85 मैच खेले हैं, जिसमें 53 जीत और 29 हार। टोटल 85 मैच खेले हैं भारत ने, जिसमें से 53 मैचों में जीत मिली है, 53 मैचों में जीत, और 29 मैचों में हार। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 4 बार सेमीफाइनल और एक बार फाइनल में उसको हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, टोटल 45, और 53 में जीत मिली है और 29 में हार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है सन 1929 में कांग्रेस का अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, तो कांग्रेस से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में प्रश्न लगभग मिल ही रहा है, तो इसको भी आप एक बार देख के जाइएगा। तो हम बता देते हैं कि लाहौर में हुआ था 1929 का। ठीक है, 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के अध्यक्ष थे 1929 में। फिर है 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसमें महिलाओं की जो साक्षरता थी 65.46। ठीक है, 65.46। ठीक है, उसके बाद है 2018 व 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो आप 2018 और 2019 का करंट अफेयर्स एकदम रट के जाएंगे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 2020 से बहुत कम मिल रहे हैं,
मतलब ना के बराबर मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप 2020 में तो थोड़ा बहुत तो अवगत होंगे, लेकिन 2018 और 19 का रिपीट करके जाइएगा। उसके बाद इसरो से एक प्रश्न मिला था, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद है आवर्त सारणी से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो आप आवर्त सारणी से भी प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रश्न सभी याद नहीं रह पाते हैं, जितने याद होते हैं उतने वो लोग बता पाते हैं और नहीं बता पाते हैं। तो मतलब इतना उनको पता, उतना इतना ये लोग बता रहे हैं कि इसरो से प्रश्न था और 2018-19 का ही करंट अफेयर्स पूछ रहा है, फिर आवर्त सारणी से प्रश्न आया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, टॉपिक अगर आपको पता है तो आप उसके अंदर जाके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका इस टाइम का जो लेवल है, आप इसमें अगर कोई भी टॉपिक आपको मिल जाता है तो आप उसके अंदर जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको टॉपिक क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसा हम टॉपिक हमें मिला हुआ है। कांग्रेस अधिवेशन से लगातार प्रश्न बन रहे हैं, तो आप कांग्रेस अधिवेशन से भी देख के जाएंगे, क्योंकि अब तक एनालिसिस जितनी बार करवाए हैं उसमें एक दो शिफ्ट को छोड़ के हर एक शिफ्ट में तो आपको कांग्रेस अधिवेशन से प्रश्न मिला ही मिला है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं के आरक्षण से भी एक प्रश्न मिला था, तो आप इसको भी देख लीजिएगा कि कहाँ पे कितना महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। फिर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो मैथ में बहुत लोग परेशान थे कि सर मैथ में कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है, तो इसके बारे में देखिए अभी हम कई शिफ्टों का एनालिसिस किए हैं, तो उसमें लगातार जो टॉपिक उठा रहा है मैथ का, उसको हम लेके आए हैं कि रेलगाड़ी से प्रश्न हर एक शिफ्ट में मिलने को मिल रहा है। ठीक है, एक प्रश्न रेलगाड़ी से हर एक, जैसे कि दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पे विपरीत दिशा में जा रही हैं, रेलगाड़ियों की लंबाई इतनी है, तो इसमें किसी में समय पूछ दिया या एक दूसरे को कब पार करेंगी आपस में, तो ऐसे प्रश्न रेलगाड़ी से मिल रहे हैं। फिर CISI से प्रश्न हर एक शिफ्ट में मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़े घुमा के आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट आपसे अमाउंट ना पूछ के आपसे CI पूछ देता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि CI निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो हमारा CI निकल के आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे प्रश्न थोड़ा घुमा के आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि प्रॉफिट एंड लॉस से भी प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस से भी देख के जाएंगे। और नल टंकी व कार्य समय से भी प्रश्न मिल रहे हैं कि इतने नल टंकी को भर रहे हैं, इतने खाली कर रहे हैं, या ये नल इतने में भर रहे हैं, दूसरा नल इतने में भर रहा है, तो दोनों मिलके कितने में भरेंगे, या बारी बारी से नलों को खोला जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं, तो इन सबसे आप अवगत हैं, एक बार उसको देख के जाना है आपको। फिर है नल टंकी व कार्य समय से हम आपको बता ही दिए, कुछ व्यक्ति मिलके, या ए व्यक्ति इतने दिन में करता है, बी व्यक्ति इतने में करता है, LCM लेके जैसे निकालते हैं, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उतना तो लगभग आप जानते ही हैं। उसको एक बार बस रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद है कि त्रिकोणमिति से प्रश्न लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिलने को आ रहे हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो त्रिकोणमिति से आ ही रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देख के जाइएगा। और उधर बेलन, शंकु, ठीक है, और गोला, इसका फार्मूला वगैरह आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद एक आया था कि जो बीदर सैटेलाइट है, इनसैट 3DR, क्या इनसैट 3DR, ये क्या है, बिदर सैटेलाइट है। ठीक है, तो उसमें इनसैट 3DR दिया था, शायद पूछा था कि ये बिदर सैटेलाइट है या क्या है, ऑप्शन में ऐसे लिखे हुए थे, तो आपको उसमें बताना था बिदर सैटेलाइट है, जो 9 सितंबर 2016 को सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। ठीक है, इनसैट 3DR बिदर सैटेलाइट। ठीक है दोस्तों, तो और रही बात रीजनिंग की, तो हम रीजनिंग में आपको बता देते हैं कि अभी तक पता करने के बाद यही पता चल रहा है कि रीजनिंग अभी तक सिंपल आ रही थी, आज थोड़ा बहुत लेवल हाई मिला है। उसमें भी लेवल में हाई में ये है कि जैसे पहले सीरीज ऐसे आ रही थी कि 20, 40, 60, 80, तो आगे क्या होगा, ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे थे। और जो रक्त समूह है, इससे भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं। मतलब ये समझ के जाइए आपकी रीजनिंग सिंपल ही है, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। जो SSC CHSL लेवल का जो रीजनिंग होता है, उससे बहुत ही लोअर आ रही है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस कॉन्फिडेंस बनाए रखें अपना, और लगे रहें, और मेहनत करते रहें, ऐसी सफलता मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर कल के दोनों सीटों के एग्जाम एनालिसिस के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।